नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जेवर स्टडी में, जिसमें एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर के आपके लिए एक नया सेशन जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले सेशन में हमने आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनतकालीन व्यवस्था के बारे में बताया था, जिसमें सैयद वंश एवं लोदी वंश के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। तो दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से ही संबंधित मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानकारी देंगे, जिसकी थोड़ी सी हमने आपको जानकारी पिछले सेशन के अंतिम बिंदुओं में दी थी। तो दोस्तों, आज हम मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक के बारे में बात करेंगे। तो उनसे पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम आपको मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानकारी देंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको अंतिम बिंदुओं में बताया था कि भारत पर मुग़लों को आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां एवं तैमूर लंग के जो सेनापति थे पहले, दौलत खान लोदी, जो कि खिज़र खां से पहले उसके सेनापति थे, उन्होंने दौलत खान लोदी एवं आलम खां ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण भेजा था। बाबर जो कि मुग़ल वंश का पहला शासक था जिसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों, 1526 ईस्वी में भारत में मुग़ल वंश की नींव बाबर द्वारा रखी गई थी। तो आज हम मुग़ल साम्राज्य जो कि 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक भारत में रहा, उसके बारे में बात करेंगे। तो जिसमें प्रथम जो संस्थापक थे मुग़ल साम्राज्य के, वो बाबर थे, और बाबर ने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक भारत में शासन किया। तो जैसा कि पहला पॉइंट दिया है, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम एवं अफ़गान सुल्तान को परास्त कर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की भारत में नींव रखी। तो दोस्तों, 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें लोदी वंश का अंतिम शासक जो कि अफ़गान शासक था इब्राहिम लोदी, उस युद्ध में मारा गया एवं पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में 1526 ईस्वी में मुग़ल वंश की नींव रखी, बाबर द्वारा नींव रखी गई। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी का दोस्त यानी मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह, जो इस युद्ध में लोदियों की तरफ से लड़े थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, 1526 ईस्वी में भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी बाबर द्वारा। और बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था, और उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। वे तैमूर लंग के वंशज थे। तैमूर लंग जिन्होंने 1398 ईस्वी में दिल्ली को पूरी तरीके परास्त कर दिया था, दिल्ली सल्तनत को, उनके वंशज थे, जो कि चुगताई तुर्क थे। और बाबर की माता जो कि कुतलुग निगार खानम, जिनका नाम था प्रसिद्ध चंगेज खां, जो कि मंगोल शासक थे, उनकी वंशज थी। तो दोस्तों, बाबर के पिता का नाम जो कि उमर शेख मिर्ज़ा, वो फरगाना राज्य जो कि एक छोटा सा राज्य था, वहाँ के शासक थे। और उनकी माता यानी बाबर की माता कुतलुग निगार खानम, जो कि चंगेज खान, जो कि प्रसिद्ध मंगोल शासक था, उनके वंशज थी। और अब अगले पॉइंट में हम बात करें बाबर की, तो बाबर फरगाना की गद्दी पे जून 1494 ईस्वी में बैठा था, और बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी, जो कि अब तक किसी तैमूर या तुर्क शासक ने धारण नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, बाबर पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। उससे पहले जितने शासक हुए तो उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और सुल्तान की बात करें
तो सुल्तान की सबसे पहले उपाधि जो धारण की थी सुल्तान की, वो महमूद गजनवी ने की थी। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं बादशाह की उपाधि, जो कि बाबर द्वारा सर्वप्रथम धारण की गई थी। और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। और बाबर का जो सफल आक्रमण था, यानी जिसके बाद बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी, वो 1526 ईस्वी का था। और जबकि पहला जो आक्रमण था भारत पर, जो बाबर द्वारा पहला आक्रमण हुआ था, वो 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। और इस अभियान में बाबर ने बाजौर एवं भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, 1519 ईस्वी में भारत में बाबर द्वारा पहला आक्रमण किया गया था, और जो कि एक जाति के विरुद्ध था, जो कि यूसुफजई थी। और बाबर के पुत्रों की अगर बात करें तो बाबर के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा हुमायूं और कामरान, अस्करी एवं हिंदाल, ये 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा हुमायूं था। तो दोस्तों अगले पॉइंट में, बाबर अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत पहुंचा था, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। और जहां पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बाबर ने मंगोल सेना, जबकि अब खुद भी वो मंगोल का वंशज था, तो जो कि मंगोल सेना जो थी वो आई थी बाबर के साथ, और उसने मंगोल सेना से सहायता ली थी इस युद्ध में। और इस युद्ध में उसने जो अपनी युद्ध नीति, तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी, और तोप खाने का जो प्रयोग था वो पहली बार इसी युद्ध में किया था। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा तोप खाने और अपनी जो युद्ध नीति थी, तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों बाबर जो कि तुर्क था, लेकिन उसने मंगोल सेना की सहायता से पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। और उसके बाद आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर एवं राणा सांगा के बीच मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और इस युद्ध को जीतने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और इसी युद्ध में प्रथम बार बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, यानी जिहाद यानी धार्मिक लड़ाई। तो जिहाद का नारा इसी युद्ध में बाबर द्वारा दिया गया था, और जो कि पहली बार हुआ था। और इस युद्ध में हार के बाद राणा सांगा की बात करें, जिसने इब्राहिम लोदी को हराया था, जी हाँ वही राणा सांगा इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में बाबर से हारे, और राणा सांगा को उनके ही सामंतों द्वारा जहर देकर मार डाला गया था। तो दोस्तों राणा सांगा की कहानी खानवा के युद्ध से समाप्त हो जाती है। जी हाँ, खानवा के युद्ध के बाद उनके सामंतों द्वारा उन्हें जहर दे दिया गया था, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो अब हम अगले पॉइंट में आपसे बात करेंगे, बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की थी, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफ़गानों को, यानी अफ़गान विद्रोही जो थे, उनको बंगाल में शरण न देने का वचन दिया था। और इसके बाद मई 1529 में ही बाबर ने बंगाल की ओर बढ़कर घाघरा के युद्ध में अफ़गानों को पराजित किया था। जी हाँ दोस्तों, 1529 ईस्वी में जो घाघरा का युद्ध हुआ था, वो अफ़गानों एवं बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें अफ़गानों की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई। और बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। जी हाँ, बाबर बहुत ही उदार था, और इस वजह से उनकी जो प्रजा थी, यानी उनके द्वारा कलंदर की उपाधि बाबर को प्रदान की गई थी। बाबर की मातृभाषा की बात करें तो बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। वह अरबी एवं फ़ारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। उसने अपनी आत्मकथा, जो कि बाबरनामा यानी तुजुक ए बाबरी, जो कि उसके द्वारा तुर्की में लिखी गई थी, और जिसका बाद में तुजुक ए बाबरी का बाद में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। तो दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, जिसका नाम
तुजुक बाबरी या बाबरनामा था। और अगले पॉइंट में बात करें, बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाबर के समय में एक शैली जो कि पद्य शैली थी मुबैयान, वो भी चली थी और उसका जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। और बाबर जो प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था बाबर। और बाबर की मृत्यु की बात करें तो बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की अवस्था में बीमारी के कारण 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। और प्रारंभ में उसके शव को आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी इच्छानुसार उसे काबुल में उसके द्वारा ही चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। तो दोस्तों, यहीं से बाबर की कहानी समाप्त होती, यानी बाबर का शासन समाप्त होता है 1530 ईस्वी में। और बाबर के बाद उसका पुत्र, जो बड़ा पुत्र था हुमायूं, वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उसने आगरा में ही अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो हुमायूं की बात करें, जो कि 1530 ईस्वी से हुमायूं का शासन शुरू हुआ और 1556 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई तो हुमायूं का शासन 1556 ईस्वी में समाप्त हुआ। तो दोस्तों, अब हम हुमायूं की बात करेंगे, जो कि मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ बाबर के बाद। जी हाँ दोस्तों, बाबर के बाद हुमायूं, जो कि उसका सबसे बड़ा पुत्र था, वो मुग़ल साम्राज्य का उत्तराधिकारी यानी शासक हुआ। और बाबर की मृत्यु के पश्चात नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की अवस्था में आगरा में सिंहासन पर बैठा। और गद्दी पर बैठने से पहले, यानी सत्तारूढ़ होने से पहले, वो बदख्शा प्रदेश जो था वहाँ का सूबेदार था। जी हाँ दोस्तों, बदख्शा प्रदेश जो कि बाबर के शासन के अंतर्गत था, वहाँ का सूबेदार हुमायूं को नियुक्त किया गया था बाबर के द्वारा। और अपने पिता के निर्देश अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्ज़ा अस्करी को संभल और मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी थी। इसने अपने चचेरे भाई को भी बदख्शा प्रदेश दिया था। चचेरा भाई इनका सुलेमान मिर्ज़ा जो कि था, उसको भी बदख्शा प्रदेश दिया गया था। और हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीनपना नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं द्वारा दीनपना नगर, जो कि हुमायूं द्वारा 1533 ईस्वी में बसाया गया था, उसकी स्थापना हुमायूं ने की थी। हुमायूं को ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान था और वो इसमें बहुत आस्था रखता था। इसलिए वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। और वह हर समय अफीम के नशे में चूर रहता था, यानी अफीम को नशे के रूप में ग्रहण करता था और अफीम के नशे में रहता था। 25 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ, जो कि अफ़गानी शासक शेर खां एवं हुमायूं के विरुद्ध बीच हुआ उनके। और इस युद्ध में शेर खां की विजय हुई थी, यानी शेर शाह की विजय हुई थी। और शेर खां ने ही इस युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी। और इसका जो वास्तविक नाम था वो फरीद खां था। और अपने शुरुआती दिनों में ये मुग़ल सेना में ही सेनापति था। तो दोस्तों, 17 मई 1540 ईस्वी को फिर दोबारा बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं को पराजय मिली, यानी हुमायूं पराजित हुआ और शेर शाह ने आगरा एवं दिल्ली पर आसानी से कब्जा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, 2 युद्धों में हारने के बाद हुमायूं की हालत खस्ता हो गई थी, यानी हुमायूं का शासन कमज़ोर हो गया था। और इस युद्ध के बाद
शेर शाह ने आगरा एवं दिल्ली में कब्जा कर लिया, क्योंकि बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था और दिल्ली की सल्तनत थी वो शेर शाह के अधिकार में चली गई थी। यानी दिल्ली में शेर शाह का अधिकार हो गया था, शासन हो गया था। और इसके बाद 15 वर्ष हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत किया। जी हाँ दोस्तों, और बिलग्राम की युद्ध के बाद हुमायूं को 15 वर्ष निर्वासन यानी घूमकर जीवन काटना पड़ा। और इस युद्ध के बाद सबसे पहले भागकर वह सिंध चला गया था। तो दोस्तों, निर्वासन के दौरान हुमायूं ने मिर्ज़ा हिंदाल, जो कि उसका भाई था, उसके आध्यात्मिक गुरु जो कि थे फारसवासी जो थे शिया मीर बाबा उर्फ मीर अली अकबर जामी, जो कि मिर्ज़ा हिंदाल के गुरु थे, उनकी पुत्री जो थी हमीदा बानो बेगम, उससे 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया था हुमायूं ने, और जिससे कालांतर में हमीदा बानो से अकबर का जन्म हुआ, जो कि बाद में एक महान सम्राट बना मुगल वंश का। तो दोस्तों, 1541 ईस्वी में विवाह हुआ हुमायूं का हमीदा बानो बेगम से, और उसके बाद अकबर का जन्म हुआ। और 15 मई 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक के सेनापति जो कि थे नसीब खां एवं तारतार खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। और यहीं से उसके दिल्ली सल्तनत में यानी दिल्ली के शासन में लौटने की शुरुआत हुई थी। और मच्छीवाड़ा का युद्ध जीतने के बाद यानी 22 जून को 1555 ईस्वी को हुमायूं एवं अफगानों के बीच पुनः युद्ध हुआ, जो कि सरहिंद का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में मुगलों की जीत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध में हुमायूं की दोबारा जीत हुई, पहले मच्छीवाड़ा के युद्ध में और अब जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में जब दोबारा भिड़े ये लोग युद्ध में, तो हुमायूं की जीत हुई, यानी मुगलों की जीत हुई इस युद्ध में। और इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूरी ने किया था, एवं मुगल सेना का नेतृत्व की बात करें जो कि बैरम खां ने किया था। बैरम खां जो कि बाद में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक रहे थे। हाँ जी हाँ, उन्हीं के द्वारा इस सेना का नेतृत्व किया गया था। और 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने पुनः दिल्ली की गद्दी पर शासन प्रारंभ किया, यानी पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा कब 1555 ईस्वी में, जुलाई 1555 ईस्वी में। तो कुछ समय पश्चात जनवरी 1556 ईस्वी में दीनपनाह, जो कि उसके द्वारा नगर बसाया गया था, दीनपनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि हुमायूं हर समय अफीम के नशे में रहता था, हो सकता है उसी नशे के कारण सीढ़ियों में लड़खड़ा के गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 1556 ईस्वी में। और हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर, जो कि बैठा था मुगल वंश की गद्दी पर, और हुमायूं नामा की रचना जो कि हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। तो दोस्तों, हुमायूं नामा जो कि हुमायूं के जीवन पर आधारित है, उसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। और हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल वंश के शासक अकबर हुए, जो कि हुमायूं के पुत्र थे। और उनके संरक्षक के रूप में बैरम खां, जो कि हुमायूं के संरक्षक थे, यानी हुमायूं की सेना के सेनापति थे और युद्ध में नेतृत्व करते थे, उनके द्वारा अकबर को शासन प्रारंभ कर खुद संरक्षक रहे और अकबर का शासन प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हमने आपको
बाबर के बारे में जानकारी दी एवं हुमायूं के बारे में जानकारी दी। अगले सेशन में हम आपको मुग़ल साम्राज्य के बारे में आगे जानकारी देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही इस सेशन में। अब अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।